एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मरीज की मौत हो गई, तो आप कहेगा यही ना कि अगर मरीज मर गया तो ऑपरेशन सफल कैसे हुआ। मगर क्या यही सवाल देश की न्यायपालिका को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर और वहां बैठे जजों और उनके फैसलों को लेकर आपके मन में कभी आया? अगर नहीं आया तो हम सबको अपने भीतर झांकने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, जिन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट को लेकर इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, इतने सारे खुलासे किए हैं जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने को मजबूर करता है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे माननीय वकीलों में से एक रहे दुष्यंत दवे, जिन्होंने कभी सत्ता के सामने सरेंडर नहीं किया, खुलकर बोलते हैं, आलोचना करते हैं। इन्होंने 5 चीफ जस्टिसों का नाम बताया है जिन लोगों ने मोदी सत्ता के सामने घुटने टेक दिए, और उस आखिरी जज का नाम भी बताया है जिन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत का मान रखा। सत्ता की बदमाशियों के खिलाफ खुलकर बोलने वाले दुष्यंत दवे साफ साफ कह रहे हैं कि इस देश के धन्ना सेठ सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के बेंच चुनते हैं, यानी कौन जज उनके मामले की सुनवाई करेगा ये धन्ना सेठ खुद ही फैसला करते हैं। भारत में न्याय अब ताकतवर लोगों का खेल बन चुका है। शाहरुख खान के बेटे के मामले में भी उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, और यह भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से, जहां सरकार का रोल नहीं होता है, सत्ता में बैठे लोगों को नुकसान नहीं होता, वहां पब्लिसिटी वाले फैसले करता है। इनके खुलासों से सवाल पैदा हुआ है कि क्या नालायक लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि देश के टॉप के वकीलों में से एक का यह आरोप है कि भारत में अब पुलिस जो है वो जज, जल्लाद, अभियोजक सब बन गई है। उधर होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसी बयानबाजी की है, यानी सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा बोला है कि उस पर लोग फिर से कहने लगे हैं कि ये तो भाजपा की लाइन है, आरएसएस वाली लाइन है। उधर मोदी साहब के सबसे लाडले सीएम कह रहे हैं कि देश की जेलें राहुल गांधी का इंतजार कर रही हैं। इन सभी मामलों पर एकदम आसान भाषा में तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। संवैधानिक संस्थाओं की बर्बादी हम सब की बर्बादी है, मुल्क की बर्बादी है। ये धीरे धीरे आती है मगर ऐसी तबाही लाती है जिसके आगे किसी का बस काम नहीं करता। एक बार संस्थान बर्बाद हो गए तो फिर आप नागरिक नहीं बल्कि गुलाम बन जाएंगे। काफी हद तक वैसी स्थितियां नजर भी आने लगी हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और हाँ, लाइक शेयर करना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। अच्छा, एक और बात, YouTube पर हमारा ये दूसरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बकैती शो चल रहा है, उसे जरूर देखिएगा, टेंशन कम हो जाएगा। अब आइए आज के मामले पर चलते हैं। अब आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की साख को किसने डुबोया, न्यायपालिका पर कालिख किसने पोत दी। आखिर 11 साल में मोदी सत्ता के सामने सरेंडर के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस चलाते हैं और न्याय की सबसे बड़ी अदालत पर पूरे देश को भरोसा होता है, मगर यह भरोसा टूटा है तो जिम्मेदार कौन है। दवायर को दिए गए अपने इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे दुष्यंत दवे ने उन मिलार्ड के नाम गिना दिए हैं जिन्होंने मोदी सत्ता के दौर में न्यायपालिका को डुबो दिया, और ये तब हुआ जब वो वकालत से संन्यास ले चुके हैं और मोदी सत्ता के खिलाफ लिखने बोलने वालों को डर लगने लगा है। जान से जाने का खतरा है, डर सता रहा है। मगर 70 साल से ज्यादा की उम्र में दुष्यंत दवे लगातार बोल रहे हैं। दवे ने कहा कि मोदी के सत्ता संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ठाकुर ही वो आखिरी जज थे जिन्होंने न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखा, CJI के इकबाल को कायम रखा। मगर उनके बाद जो लोग चीफ जस्टिस बने, चाहे वो पूर्व CJI जस्टिस दीपक मिश्रा हों, रंजन गोगोई हों, SA बोबड़े हों, NV रमना हों, या फिर सो कॉल्ड प्रगतिशील DY चंद्रचूड़ जो बढ़िया बढ़िया भौकाल मारा करते थे, सभी ने संविधान की आत्मा को ठेंगा दिखा दिया और न्यायपालिका के इकबाल को डुबो दिया। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि इस देश में न्याय की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। दुष्यंत दवे ने कहा कि होना यह चाहिए था कि जज सत्ता को कानून हाथ में लेने से रोकते, लेकिन जजों ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। और दवे का यह कहना कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, यह उस संस्था पर सवाल है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का पहरेदार बनाया था। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले दुष्यंत दवे ने सवाल किया कि पूर्व CJI लोग अपने शुरुआती करियर में अच्छे अच्छे फैसले सुनाते थे, मगर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठते ही क्यों बदल गए। क्या सत्ता का डर था, या प्रधानमंत्री से मुलाकात का जादू था, या फिर गुपचुप कोई सौदा हो गया। इन्होंने कहा कि सैकड़ों मामले हैं जहां जजों ने सत्ता के इशारे पर फैसले दिए। ये फैसले निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्ता की गुलामी का इजहार थे। आखिर ये कैसा न्याय है जो ताकतवर लोगों के लिए मीलों चलता है लेकिन आम आदमी के लिए दरवाजे बंद कर लेता है।
देता है। क्या यह संविधान की आत्मा का गला घोंटना नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिश नहीं है? दवे ने कहा कि जज और नेता अब दोस्त बन गए हैं। जस्टिस गोगोई ने तो प्रधानमंत्री के साथ अपने चैम्बर में प्राइवेट मीटिंग की, चाय पी, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने घर पर उनके साथ गणेश आरती की। जजों ने अपने बच्चों की शादियों में नेताओं को बुलाया। ये सब क्या था? याद रखिए कि जब मिलाड लोग सत्ता के साथ चाय नाश्ता करते हैं और अगले दिन उन्हीं लोगों के खिलाफ बड़े केस की सुनवाई करते हैं तो क्या करते हैं? दरअसल मिलाड सोचने लगते हैं कि अरे महामानव तो मेरे बेटवा की शादी में आए थे, उसे आशीर्वाद दिया था, अब मैं उनके खिलाफ फैसला कैसे लिख दूं? दुष्यंत दवे ने कहा कि इसी देश में एक जस्टिस पी.डी. देसाई भी हुए जो अपने कार्यकाल में कभी भी नेताओं से मिले ही नहीं। उनके परिवार ने कभी भी सत्ता के गलियारों में कदम नहीं रखा। सवाल यह है कि नेताओं के साथ जजों की एक गलबहियां संविधान के उस वादे को चकनाचूर नहीं कर रही हैं जो न्यायपालिका के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की गारंटी देता है। और ये बात सिर्फ निजी रिश्तों की नहीं है। दुष्यंत दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री सत्ता और ताकतवर लोगों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। धन्ना सेठ अपनी पसंद की बेंच के सामने केस की लिस्टिंग करवाते हैं और दुष्यंत दवे ने खुद इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैं कभी जीता कभी हारा, लेकिन यह सच है कि न्याय अब ताकतवर लोगों के हाथों का खेल है। ध्यान से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील रहे दुष्यंत दवे का कहना है कि सच ये है कि न्याय अब ताकतवर लोगों के हाथों का खेल है। सुप्रीम कोर्ट अब आम आदमी का नहीं बल्कि ताकतवर लोगों का अड्डा बन गया है। दवे ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता नागरिकों की स्वतंत्रता का खात्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा निराश किया है जहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का सवाल था। यानी जब नागरिकों के अधिकारों की बात आती है तो जज सत्ता की भाषा बोलने लगे। सैकड़ों लोग जिन्हें झूठे केस में फंसाया गया, उनकी जमानत याचिकाएं चुनिंदा बेंचों के सामने लटकती रहीं। इसी दौर में सील्ड कवर का तमाशा शुरू हुआ। दवे ने कहा कि क्या बकवास है कि आप याचिकाकर्ता को जानकारी भी नहीं देते कि सरकार ने सील्ड कवर में क्या दिया है, क्या बताया है, मगर लिफाफा रख लिया जाता है बिना इस बात की परवाह किए कि ये लोकतंत्र के लिए जहर है। न्यायपालिका के सरेंडर को गिनाते हुए दवे ने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा को आधी रात में हटाने के मामले का भी जिक्र किया और कहा कि आधी रात को 2 बजे सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बावजूद इसके कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाली कमेटी में चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं, उनकी सलाह पर ही नियुक्ति होती है। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सत्ता के इस तरह के तानाशाही कदमों पर चुप रहता है तो वो संविधान का पहरेदार कैसे हुआ? मगर कोर्ट की इन्हीं चुप्पियों ने बताया कि लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। क्या ये सब संयोग था या सत्ता के इशारे पर चल रही साजिश? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि एफआईआर से क्लियर था कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला, फिर भी उसे 30 दिन तक जेल में रखा गया। एक नौजवान की मानसिक स्थिति को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन उन जजों पर कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि निचली अदालतें देख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जमानत देने से डरता है तो वो भी जेल भेज देती हैं। दुष्यंत दवे ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भी दिखावे का फैसला था। ये फैसला ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड जैसा था, यानी ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन मरीज मर गया। कोर्ट ने भले ही स्कीम को असंवैधानिक कहा, लेकिन जब सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने सौदेबाजी करने वाले डोनर्स की जांच की मांग की तो वही कोर्ट चुप हो गया। दवे का सवाल सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल उठाता है कि मिलाड बड़े बड़े फैसले लिखते हैं, लेकिन जब लागू करने की बारी आती है तो उनकी हिम्मत जवाब दे देती है क्या? दुष्यंत दवे का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को कुछ भी नहीं मिला, सिवाय इसके कि जजों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का मौका मिल गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए मगर बिना किसी जज का नाम लिए कहा कि समलैंगिकता, व्यभिचार, सबरीमाला और निजता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पब्लिसिटी के लिए दिए गए थे। अगर आप नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और उनकी आजादी की रक्षा नहीं कर सकते तो इन फैसलों का क्या मतलब है? कोर्ट ने इन मामलों में फैसले इसलिए दिए क्योंकि ये मुद्दे गैर राजनीतिक थे, सत्ता की सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं थे। लेकिन जब सत्ता के हितों की बात आई तो जजों ने घुटने टेक दिए। आर्टिकल 370, राम मंदिर और राफेल जैसे मामलों में तो जज और सुप्रीम कोर्ट सत्ता के साथ खड़े नजर आए। दुष्यंत दवे ने कॉलेजियम सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये जज खुद को जज नियुक्त करते हैं और अक्सर ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं जो जज बनने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में कई ऐसे लोग जज बन गए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, न्यायपालिका पर कोई निशान नहीं छोड़ा, मगर उनकी जेबें भर गई, वो लोग धन्ना सेठ बन गए। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? दुष्यंत दवे जब सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल उठा रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच ने
एक ऐसा कमेंट किया है उसी दौरान जिसने क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने बैठी थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि एमआईएम का संविधान केवल मुस्लिमों की वकालत करता है, जो असंवैधानिक है और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, मगर जज साहब ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं और ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि सांप्रदायिकता। यानी कि जज साहब ने आरएसएस की राजनीति और डीएमके की राजनीति को एक ही पलड़े में रख दिया। उन्होंने मराठी भाषा की राजनीति और मुसलमानों की लिंचिंग को एक ही पलड़े में रख दिया। सवाल यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी जमीन, अपनी भाषा और संस्कृति की राजनीति खतरनाक है या धर्म का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों की हत्या। अगर क्षेत्रवाद की राजनीति इतनी ही खतरनाक है तो जज साहब को याद रखना चाहिए कि गुजराती अस्मिता की राजनीति किसने की, गुजरात मॉडल के नाम पर किसने वोट मांगा, क्या वो क्षेत्रवाद नहीं था? और सवाल ये भी है कि आप अक्सर सुनते होंगे अभी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इन्होंने ही संभवतः बिहार में जाकर कहा था कि धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, खाली एक दो नेशनल पार्टियां ही बचेंगी। सवाल यह है कि क्या ये वही लाइन दोहराई जा रही है, माध्यम कहीं और से है, यानी शब्द किसी और के हैं, बोल कोई और रहा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों था? या तब सुप्रीम कोर्ट को क्षेत्रवाद खतरनाक नहीं लगता था? याद रखिए कि भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है। यह ढांचा भारत की विविधता को समेटने और क्षेत्रीय पहचान को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। क्षेत्रवाद स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाता है, लेकिन जब वो छोटी सोच का शिकार बन जाता है तो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। मगर सवाल है कि क्या वो सांप्रदायिकता जितना खतरनाक है? सोचिएगा कि गुजरात मॉडल ने देश का कितना भला किया, राष्ट्रीय एकता को कितना मजबूत किया, क्योंकि गुजरात मॉडल के सहारे सत्ता में पहुंचे लोगों ने इस देश में सांप्रदायिकता का न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। प्रधानमंत्री बजरंगबली के नाम पर वोट मांगते हैं और अंधभक्तों को कपड़ों से पहचान लेने का ज्ञान देते हैं, जबकि संविधान सभा ने सांप्रदायिकता को इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था। 1947 में देश ने देखा था कि विभाजन की राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है और मोदी सत्ता के 11 सालों में देश सांप्रदायिकता का न्यू नॉर्मल भी देख रहा है। दवे ने कहा कि आज अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। 1984 के सिख दंगे, 2002 के गुजरात दंगे, क्या ये बिना पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के हो सकते हैं? गुजरात में 4 दिन तक दंगे चलते रहे, सेना को नहीं बुलाया गया और आज तक किसी पुलिस वाले या नेता को सजा नहीं हुई। और अब 23 साल बाद बुलडोजर से अल्पसंख्यकों के घरों को चुन चुन कर तोड़ा जा रहा है। दिल्ली में सैकड़ों झुग्गियां हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही क्यों हो रही है? क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? पटना के गोपाल खेमका मर्डर कांड के कथित आरोपी के एनकाउंटर पर दुष्यंत दवे ने कहा कि कथित बीजेपी समर्थक कारोबारी की हत्या के कथित आरोपियों को मार डाला गया। किसने तय किया कि वो हत्यारे थे? कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। फिर पुलिस खुद ही जज, खुद ही जल्लाद और खुद ही अभियोजक कैसे बन गई? यूपी में सैकड़ों फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि यूपी में 2017 से अब तक करीब 15,000 एनकाउंटर हुए, 30,000 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा गया और 238 को एनकाउंटर में मार दिया गया। सवाल यह है कि इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई क्या है? संविधान में कहां लिखा है कि पुलिस को जज और जल्लाद बनने का हक है? दुष्यंत दवे का सवाल है कि इन हत्याओं के बाद भी सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों रहा, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया, जज तमाशा क्यों देखते रहे? दवे ने कहा कि न्यायपालिका की सड़ांध सिर्फ 10-12 सालों की नहीं है, ये 1980 के दशक से शुरू हुई, जब आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। उसी आपातकाल में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने आधी रात को सुनवाई की और इंदिरा गांधी को राहत दी। जस्टिस वेंकट रमन ने उद्योगपति LM थापर को रात में ही सुनवाई करते राहत दी। वो दौर इमरजेंसी का था और आज के विपक्ष का भी आरोप है कि अघोषित इमरजेंसी चल रही है, क्योंकि अमित शाह के खासम खास हिमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को भी गिरफ्तार करने का ख्वाब पाल लिया है। असम की पुलिस पवन खेड़ा को प्लेन से उतार ले गई थी। अमित शाह की दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ करने उनके आवास पहुंची थी। कोर्ट से उनकी संसद सदस्यता को खत्म करवा दिया गया, मगर गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी एजेंसी की नहीं हुई। बावजूद इसके कि 2024 से पहले ईडी ने 50 घंटे से ज्यादा समय तक राहुल गांधी से पूछताछ की थी और अब असम के मुख्यमंत्री का मन मचल उठा है। दरअसल 12 जुलाई को ग्वालपाड़ा में 1000 से ज्यादा घरों को सत्ता ने बुलडोजर से नस्तनाबूद कर दिया। इनमें ज्यादातर बंगाली मूल के मुसलमान थे। इससे पता चलता है कि असम में कौन सी राजनीति हो रही है, क्योंकि चुनाव से पहले हेमंता ने बंगाली मुसलमानों को टारगेट कर रखा है। ग्वालपाड़ा में बुलडोजर चलने के बाद भी लोग वहां से गए नहीं, बल्कि तंबुओं में रहने लगे। 5 दिन बाद हेमंता की पुलिस फिर लौटी और सड़क काटने लगी।
मकसद ये था कि तंबुओं में रहने वाले लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं। सोचिए, जिस सरकार का काम अपनी जनता का जीवन आसान करना, सुलभ करना है, वो अपनी ही जनता को जानवरों से भी बदतर जीवन दे रही है, तड़पा रही है, तड़पा तड़पा के मारना चाहती है। मगर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, पुलिस और वन रक्षकों पर पथराव हुआ और जवाब में पुलिस ने गोली चला दी। नतीजा, एक व्यक्ति की मौत, दर्जनों घायल। हिमंता ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे ने इन लोगों को हिंसा के लिए भड़काया है। हिमंता की धमकी है कि जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी और खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, कानून अपना काम करेगा। इससे पहले असम की धरती से राहुल गांधी ने हिमंता को चैलेंज करते हुए कहा था कि असम की जनता अपने भ्रष्ट मुख्यमंत्री को जेल भेजेगी और मोदी साहब उन्हें बचा नहीं पाएंगे। इस बयान के पलटवार में हिमंता ने कहा था कि जेलें राहुल गांधी का इंतजार कर रही हैं और अब हिमंता ने पुलिस के कंधे पर बंदूक रख दी है। देखना यह है कि हिमंता जुबान चलाने के अलावा क्या कर पाते हैं। सवाल यह है कि क्या हिमंता की सत्ता ने 1000 से ज्यादा परिवारों को पहले कोई विकल्प दिया था? लोगों को सड़क पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? कांग्रेस विधायक अबुल आलम ने कहा कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है, क्योंकि हिंसा के बाद पूरा इलाका खाली हो गया और अब वोटर लिस्ट अपडेट होने पर इन लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। तो क्या असम में जो हो रहा है वो वोटर लिस्ट की कथित सफाई का खेल है? क्योंकि हिमंता ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो असम में SIR के लिए डॉक्यूमेंट तय करते हुए NRC प्रक्रिया का ध्यान रखें। हिमंता का दावा है कि 2021 से अब तक 50,000 लोगों को 160 वर्ग किलोमीटर जमीन से हटाया गया है, क्योंकि असम में एक धर्म के पॉपुलेशन अटैक को रोकना है। हिमंता का इशारा बंगाली मूल के मुसलमानों की ओर था और ममता बनर्जी बंगाल में बंगाली अस्मिता की राजनीति कर रही हैं। उन्हें समझ आ गया है कि बंगाल में क्या होने वाला है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस क्षेत्रवाद पर कुछ बोलेगा? बावजूद इसके कि असम में गोलपारा की घटना कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 10 साल से असम में हिमंता का कहर जारी है, मगर मिलाड़ लोग चुप हैं। एक बार फिर से याद दिला दें, YouTube पर हमारा ये दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी है, जाके इसे भी खट से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।